टॉपिक लेते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, तो रिवोल्ट ऑफ 1857 ये वो रिवोल्ट है जो स्टार्ट हुआ था नॉर्दर्न और सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ पर ज्यादातर रहा, नॉर्दर्न एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में। ठीक है, तो ये स्टार्ट हुआ था 10 मई 1857 को। ठीक है, ये रिवोल्ट स्टार्ट करने वाले थे सोल्जर्स हमारे, जिन्होंने मेरठ में इसको स्टार्ट किया था, और वहां से स्टार्ट करने के बाद में वो मेरठ से 58 किलोमीटर दूर आ गए दिल्ली में, जहां पर उन्होंने आखिरी मुगल एम्परर जो थे बहादुर शाह सेकंड या बहादुर शाह जफर जिन्हें कहा जाता है, उनको मुगल एम्परर यानी इंडिया का एम्परर उन्होंने प्रोक्लेम किया और इन्होंने रिवोल्ट को आगे बढ़ाया। ठीक है, इस रिवोल्ट के पीछे की घटना की बात करें तो बैरकपुर वेस्ट बंगाल में, जहां पर मंगल पांडे ने मार्च 1857 में अपने सुपीरियर ऑफिसर को गोली मार दी थी। काज क्या था उस टाइम में, बहुत सारे काजेस थे, लेकिन इमीडिएट जो कॉज था इस रिवोल्ट का, बात करते हैं काजेस की हम, तो इमीडिएट कॉज क्या था, इमीडिएट कॉज जो था वो था एनफील्ड राइफल। अंग्रेज एक नई राइफल इंट्रोड्यूस किए थे इंडियन आर्मी में, जिसे कहा जाता है इनफील्ड राइफल। तो इस राइफल को ऑपरेट करने के लिए उन्होंने कार्ट्रिजेस दी थी सिपाहियों को, और कहा जाता है कि ये जो कार्ट्रिजेस थी इनको स्टार्ट करने से पहले, उसको ऑपरेट करने से पहले मुंह से बाइट करके उसको लोड किया जाना था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग इंफॉर्मेशन थी हमारे सोल्जर्स के पास में, ये जो कार्ट्रिजेस है ये किस चीज की बनी हुई है, ये थी बनी हुई फैट ऑफ काउ एंड पिग। अब देखिए इस टाइम पे हुआ क्या कि इंडियन जो सोल्जर्स थे वो मोस्टली या तो हिंदू थे या तो मुस्लिम थे, और हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्मों में काऊ और पिग जो है, हिंदू धर्म में काऊ का मीट कंज्यूम करना और मुस्लिम धर्म में यानी इस्लाम धर्म में पिग का जो मीट है वो कंज्यूम करना वर्जित माना जाता है। ठीक है, प्रोहिबिटेड है, इसलिए उन्होंने विद्रोह किया। उन्हें लगा कि ये अंग्रेज जो है हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से ये रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था। बैरकपुर में सबसे पहले एक घटना हुई थी जहां पर मंगल पांडे ने अपने सुपीरियर ऑफिसर को गोली मार दी थी। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बाद में क्या हो गया। रिवोल्ट जो था फॉर्मली 10 मई 1857 को स्टार्ट हुआ। इसका इमीडिएट कॉज मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा और भी बहुत सारे कॉजेज हैं, जिसमें हम बात करते हैं पॉलिटिकल कॉजेज है, पॉलिटिकल कॉजेज, ठीक है, इकोनॉमिक कॉजेज हैं, क्योंकि ये सारी जो पॉलिसीज थी अंग्रेजों की वही रिस्पॉन्सिबल थी कि ये रिवोल्ट हुआ था। इसमें पॉलिटिकल पॉलिसीज, इकोनॉमिक कॉजेज यानी इकोनॉमिक पॉलिसीज इनकी सोशियो रिलीजियस जो उनकी पॉलिसीज थी वो, इसके अलावा मिलिट्री में जो उनकी पॉलिसीज थी मिलिट्री के लिए वो, और इसके अलावा हमने बात की इमीडिएट कॉजेज की। पहले की इमीडिएट कॉज क्या था कि जिसने इस रिवोल्ट को स्टार्ट किया। अब देखिए पॉलिटिकल कॉजेज में क्या आएगा कि अंग्रेजों की जो पॉलिसी ही थी इंपीरियलिज्म की, तो वो यानी वो ज्यादा से ज्यादा इंडिया के पार्ट को, इंडिया के ज्यादा से ज्यादा स्टेट्स को एनेक्स करना चाहते थे, अपने कब्जे में लेकर अपनी कॉलोनीज को बढ़ाना चाहते थे। दूसरा है इकोनॉमिक कॉजेज। इकोनॉमिक कॉजेज में इंडिया के जो लोगों का जो उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन किया, जो उन्होंने लैंड रिवेन्यू सेटलमेंट्स लाई और इंडिया की जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी इसको एक्सप्लॉइट किया बहुत बुरे से, यह आएगा इकोनॉमिक कॉजेज में। इसके अलावा सोशियो रिलीजियस कॉजेज में क्या आएगा, जो अंग्रेजों की रिएक्शनरी पॉलिसीज थी, जिसमें हम कह सकते हैं कुछ रिफॉर्मेटिव मेजर्स भी थे, जिसमें इन्होंने सती प्रथा को खत्म किया, चाइल्ड मैरिज को भी खत्म किया, विडो रीमैरिज को लीगलाइज किया, तो वो चीजें। इसके अलावा क्रिश्चियन मिशनरीज जो इंडिया में एक्टिव थी वो आ जाएंगी। इसके अलावा मिलिट्री कॉजेज में क्या आ जाएगा, जो कि इंडिया के सोल्जर्स थे उनकी क्या प्लाइट थी उस समय, क्या हालत थी। इंडिया के जो सोल्जर्स थे उस टाइम पे मोस्टली बंगाल, बिहार या अवध के हुआ करते थे। ठीक है, यानी जिन्हें ब्रिटिश इंडियन सिपाही कहा जाता था। ठीक है, इनका प्रॉब्लम क्या था कि ज्यादातर लोगों को 1856 में कानून जो बनाया गया था उसमें कहा गया था कि जो नया जो भी सैनिक होगा उसको स्टार्टिंग में ओवरसीज में अपने सर्विसेज देनी पड़ेंगी। लेकिन उस समय इंडिया में कास्ट टेबू क्या था कि हिंदू लोगों
का मानना क्या था, हिंदू धर्म में लोगों का मानना था कि अगर कोई इंसान जो है वो समुद्र पार करके कहीं और जाता है तो उसकी कास्ट वो लूज कर जाता है। इसके अलावा मिलिट्री कॉज में एक और चीज आएगी, वो ये है एक तो कि वो अपना कास्ट लूज कर जाएगा, लेकिन दूसरा किसी भी इंडियन सोल्जर को सूबेदार से ऊपर का यानी इससे बड़ा कोई रैंक नहीं दिया जाता था। मिलिट्री कॉजेज की हमने बात की कि एनफील्ड राइफल की वजह से ट्रिगर हुआ था ये रिवोल्ट। तो हम एक्सप्लेन करते हैं इनमें से एक पॉलिटिकल कॉज को हम एक्सप्लेन करते हैं, रिवोल्ट ऑफ 1857 की पॉलिटिकल कॉज को। ठीक है, कि पॉलिटिकली क्या दिक्कत आई थी कि रिवोल्ट हुआ था। आप देखिए पॉलिटिकल कॉजेज, अब इनकी जो पॉलिसी थी इंपेरियलिज्म, इस पॉलिसी को बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत सारे नए मेजर्स लगाए। जैसे एक है सब्सिडरी अलायंस, जो कि लॉर्ड वेलेस्ली ने, जो कि गवर्नर जनरल थे इस टाइम पे, तो 1798 में इन्होंने लगाई थी। इसके अलावा इन्होंने क्या किया था, लॉर्ड डेलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो था ये 1848 में ये डॉक्ट्रिन इन्होंने लगाया था। अब बात करते हैं सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी क्या होती है। लॉर्ड वेलेस्ली ने 1798 में सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी बनाई, जिस ट्रीटी के तहत अंग्रेज जो थे इंडिया की डिफरेंट स्टेट्स जो होती थी यानी उन राजाओं के स्टेट के राजाओं के साथ में ये ट्रीटी साइन करते थे, जिस ट्रीटी के तहत ये अपनी मॉडर्न और साइंटिफिक जो टेक्निक पे बनी हुई, डिसिप्लिन से बनी हुई सेना जो थी, आर्मी थी, वो उनको दिया करते थे और उस आर्मी का मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर उस राजा को देना होता था। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि इसके बाद में क्या होता था कि अंग्रेजों की सेना ही इंश्योर करती थी कि वहां पे कोई इंटरनल या एक्सटर्नल किसी प्रकार का रिवोल्ट या वॉर ना हो किसी के साथ में। दूसरा पॉइंट ये हो गया, यानी पहला पॉइंट क्या हो गया कि भाई उनके साथ में अगर आप ट्रीटी साइन करेंगे तो सेना अंग्रेजों की होगी। ठीक है, और उसका मेंटेनेंस जो था प्रिंस यानी स्टेट का जो राजा है उसको करना पड़ेगा। तो दूसरी चीज भी मैंने आपको बता दी कि उस राजा जो था वो क्या करेगा, किसी भी यूरोपियन को एम्प्लॉय नहीं कर सकता है इनकी परमिशन के बगैर, ब्रिटिशर्स की परमिशन के बगैर। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स की परमिशन के बगैर सब्सिडरी अलायंस में कोई भी दूसरे इंसान को जोड़ के नहीं रख सकता। इसके अलावा ब्रिटिश का एक रेजिडेंट होगा जो कि रोज राजा के दरबार में बैठेगा, तो ना ही ये किसी दूसरे जो स्टेट्स या किसी और यूरोपियन पावर के साथ में कोई भी अलायंस नहीं बना सकते हैं। तो ये है सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस को साइन करने वाली सबसे पहली जो स्टेट थी ये थी निजाम ऑफ हैदराबाद, यानी हैदराबाद जो स्टेट थी उसने साइन किया था इसको 1798 में। इसके अलावा मैसूर ने साइन किया था 1799 में। अवध ने इसको साइन किया था 1801 में, और इसके अलावा 1802 में बाजीराव सेकंड जो कि आखिरी पेशवा थे उन्होंने भी साइन किया था सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी को। तो ये थी सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी। तो ये भी एक इंपेरियलिज्म का, ब्रिटिश का जो इंपेरियलिज्म था उसका एक पार्ट था। बात करते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी ने स्टार्ट किया था 1848 में। इसमें कहा गया था कि कोई भी जो रूलर होगा किसी भी इंडियन स्टेट का, अगर वो अपने लिए अपना कोई लेजिटिमेट हेयर नहीं छोड़ के जाता है तो उसका जो राज्य होगा, जो स्टेट होगी, वो ऑटोमेटिकली एनेक्स हो जाएगी कहाँ पे, ब्रिटिश एम्पायर में। ठीक है, तो इस वजह से इसने क्या कर दिया, यहाँ पर बहुत सारे राज्यों को इसने अपने कब्जे में ले लिया। तो इसमें सबसे पहले इसने जो राज्य लिए तो वो था सातारा 1848। 1849 में इसने जैतपुर एंड संबलपुर, ठीक है, इनको 1849 में इसने एनेक्स कर दिया। इसके अलावा झांसी को इसने एनेक्स किया 1853 में। ठीक है, तो ये आ गया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसमें अगर कोई राजा जो है उसका अगर कोई बेटा अगर नहीं है और वो मर जाता है तो उसका अडॉप्टेड बेटा उसके गद्दी पर नहीं बैठ सकता और उसका जो राज्य होगा वो कहाँ पे चला जाएगा, वो अंग्रेजों के पास चला जाएगा। तो इसमें झांसी की रानी जो कि हमारे पास में एक केस स्टडी है, एक इम्पॉर्टेंट है, जहां पर लक्ष्मीबाई अपना एडॉप्टेड जो बच्चा था वो गद्दी पर बिठाना चाहती थी, लेकिन 1853 में अंग्रेजों ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के जरिए उसको एनेक्स कर दिया, अंग्रेजों ने उसको मिला दिया।
इसके अलावा एक और कारण जो कि पॉलिटिकल काजेज में वो ये है कि जो आखिरी पेशवा थे बाजीराव सेकंड, अंग्रेज उनको पेंशन दिया करते थे, लेकिन बाजीराव सेकंड के जो अडॉप्टेड सन थे वो नाना साहिब थे, जिनको कंपेल किया गया था कि वो पूना छोड़ करके कानपुर के बिथुर पैलेस में रहें, और बिथुर पैलेस में उनको क्या किया गया, पेंशन देने से मना कर दिया गया। इसके अलावा अंग्रेजों ने पॉलिटिकल काजेज में ही आएगा, इन्होंने अवध को 1856 में एनेक्स कर दिया, कब्जे में ले लिया। कारण था मिस गवर्नेंस, यानी कोई भी पॉलिटिकल ट्रिक खेलकर वो इंडियन स्टेट को हड़पना चाहते थे, ज्यादा से ज्यादा अपने एम्पायर को एनलार्ज करना चाहते थे। ठीक है, अवध को एनेक्स करने का कारण था मिस गवर्नेंस का आरोप लगाया। आखिरी जो यहाँ के नवाब थे उनका नाम था वाजिद अली शाह। ठीक है, तो वाजिद अली शाह को 1857 में मिस गवर्नेंस का आरोप लगा करके अवध को भी ब्रिटिश एम्पायर में एनेक्स कर दिया। तो इसके बाद में क्या हो गया, यहाँ पर भी रिवोल्ट किया था इसकी बेगम वाजिद अली शाह की, जिसका नाम था बेगम हजरत महल, जो कि अपने बेटे बिजिस कदर को यहाँ पर नवाब बनाना चाहती थी। इसके अलावा जो डलहौजी है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने अनाउंस किया था कि अंग्रेज यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर रूल कर रही थी। उसके गवर्नर जनरल थे कौन, लॉर्ड डलहौजी। तो उनका अनाउंसमेंट ये था कि जो कि मुगल जो आखिरी रूलर है बहादुर शाह जफर, उसके बाद में जो भी उनके आगे सक्सेसर होंगे तो उनको रेड फोर्ट छोड़ करके जाना पड़ेगा। तो उनको कहा गया कि अब उनका रेजिडेंस दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में होगा, तो कहाँ पर, कुतुब मीनार जो कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे जाकर के रहेंगे। इसके अलावा लॉर्ड कैनिंग ने क्या कहा था, 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने कहा था कि जो मुगल्स हैं बहादुर शाह जफर के बाद में अपना जो रीगल टाइटल है उसको अबेंडन कर देंगे, और इसके बाद में वो भी मेयर प्रिंसेस की तरह ही रहेंगे। तो इस तरह से बहुत सारे पॉलिटिकल काजेज थे। इसके अलावा इकोनॉमिक काजेज, सोशियो रिलीजियस काजेज, मिलिट्री काजेज, तो और भी बहुत सारे काजेज हैं। हमने बात की पॉलिटिकल काजेज और इमीडिएट काजेज के बारे में आज। थैंक यू।